गुड मॉर्निंग साथियों। आज सरफेस केमिस्ट्री की क्लास में जैसे हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, याद है आप लोगों को? क्या पढ़ा था पिछली बार? कैटेलिस्ट के बारे में पढ़ा था। उसके आगे बढ़ाएंगे और हम आज बायो कैटेलिस्ट या एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग है एंजाइम या बायो कैटालिस्ट। देखो नाम ही बता रहा है, एंजाइम या बायो कैटेलिस्ट क्या है? ऐसी कैटेलिस्ट जो बायोलॉजी या प्लांट्स और एनिमल में वर्क करती है, काम करती है। जितनी भी प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड प्रोसेस हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो या फिजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, उसमें जो वर्क करती है ना, उसे कैटेलाइज करती है, उसे हम एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम को हम क्या करेंगे? जनरली एंजाइम ना एक तरह की प्रोटीन होती है। तो एंजाइम्स आर बायो कैटेलिस्ट। एक तो ऐसी कैटेलिस्ट है जो बायोलॉजिकल है, जिसका ओरिजिन जो प्लांट्स और एनिमल से ही मिलके बनी है, सॉरी टिश्यू से मिलके बनी है, वो चीज़ है। तो एंजाइम्स आर बायो कैटेलिस्ट प्रोटीन्स दैट कैटेलाइज वेरियस बायोलॉजिकल processes in nature. They can alter their rate, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, है ना। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक तरह की बायो कैटेलिस्ट प्रोटीन है जो क्या करती है? वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करती है? कैटेलाइज करती है। उनके ऑर्डर को, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है, घटा सकती है, मतलब ऑल्टर कर सकती है। भैया इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है साथियों, इसकी कुछ विशेषताएं होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की कुछ खास बातें होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। वो क्या है? दे आर हाईली एफिशिएंट इन नेचर। हाईली एफिशिएंट इन नेचर, सबसे मेन बात है, ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होती है नेचर में। इसका मतलब क्या हुआ? एफिशिएंट मतलब क्या हुआ? इनकी बहुत छोटी सी क्वांटिटी चाहिए होगी किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करने में, ठीक है। तो दे आर हाईली एफिशिएंट इन नेचर, दैट इज ओनली स्मॉल अमाउंट of them is needed for catalysis। कैटालिसिस के लिए इनकी बहुत ही कम क्वांटिटी चाहिए होगी। पीपीएम से भी कम क्वांटिटी में काम हो जाता है। पीपीएम आपको पता है 10⁻⁻12 होता है। अब क्या होता है, ये जो बायो कैटेलिस्ट होता है, ये ऐसे नहीं है कि हर टेम्परेचर या हर प्रेशर में काम करेगा। इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर या प्रेशर होना चाहिए, एक ऑप्टिमम कंडीशन होनी चाहिए, तभी अपनी 100% एफिशिएंसी में काम करेंगे। ऐसे नहीं है कि जैसा आपको पता है, आपको बुखार होता है तो आपका खाना ठीक से पचता नहीं है ना। जैसा आप ठंडे इलाके में चले गए तो पेट का डाइजेशन ठीक से हो नहीं पाता। लद्दाख एरिया में चले गए, शिमला चले गए तो पेट का डाइजेशन ठीक से हो नहीं पाता। ज़्यादा भी गर्मी आपके लिए हानिकारक होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। खाने को डाइजेस्ट भी एंजाइम ही करती है। तो आपको पता है ये सिर्फ एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या प्रेशर में काम करेगी। दे कैन वर्क एफिशिएंटली एट अ पर्टिकुलर temperature. They can work efficiently at a particular temperature called optimum temperature। और साथियों यही बातें हम एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए कह सकते हैं, जिसे हम ऑप्टिमम प्रेशर कहेंगे। ऑल्सो ये ऐसा नहीं है कि हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक कंडीशन में वर्क करेगी। इनके लिए जैसे हमारे पेट में जो एंजाइम होगी वो उसको बेसिक कंडीशन या एसिडिक कंडीशन में से कौन सी ज़्यादा फेवर करती है आपको पता होना चाहिए। तो एसिडिक कंडीशन फेवर करती है। तो ये एक ऑप्टिमम पीएच में ही काम करती है। ये इसके कुछ खास बातें भी हैं। दे वर्क एट अ ऑप्टिमम पीएच, एक ऑप्टिमम
पीएच पे काम करती है। पीएच आपको पता है ना क्या होता है, माइनस लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या H+ आयन कंसंट्रेशन, यह है। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या लिखा, हाईली एफिशिएंट होता है नेचर में, तो इसकी छोटी सी अमाउंट लगेगी कैटालिसिस करने के लिए। बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करते हैं ये काम ऑप्टिमम टेम्परेचर में, एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच में ये काम करते हैं। दूसरी बातें, अगर हम सॉल्ट डाल दें, इलेक्ट्रोलाइट डाल दें या यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर कर दें तो एंजाइम की सारी कैटालिटिक प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है। इसका मतलब यूवी, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट ये सब जो हैं इसके लिए पॉइजन का काम करते हैं। तो ये हम पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा। तो द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स आर destroyed by addition of salt, या सॉल्ट भी एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है, और यह एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, जब हम इसका एक्सपोजर करते हैं किस में, यूवी रेडिएशन में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, तो इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको याद करनी पड़ेगी। लेमन लैंग्वेज में तो याद भी हो जाएगी, ऐसे कोई ख़तरनाक नहीं है। ठीक है, जनरली ये सब कैटालिटिक पॉइजन है या कैटालिटिक पॉइजन के जैसे बिहेव करेंगे, किसके लिए, कैटालिटिक पॉइजन के जैसे बिहेव करेंगे किसके लिए, एंजाइम के लिए। तो आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है। और क्या है, एक सबसे ख़ास बात इसकी होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है नेचर में। अपनी एफिशिएंट देखा आपने, ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशंस देखी, कहाँ कौन पॉइजन इसके जैसे, कौन चीज़ पॉइजन के जैसे यहाँ पे एक्ट करती है वो देखा। अब एक हाईली स्पेसिफिक नेचर होता है इसका, मतलब कोई पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही देगी। ये मेन है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर रिएक्शन से एक फेवरेबल प्रोडक्ट ही देगी। अगर आप उसी रिएक्शन में कोई दूसरा एंजाइम डालो तो आपको प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। मतलब सेम रिएक्शन है और दो एंजाइम है तो दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। हाईली स्पेसिफिक है, एक एंजाइम एक प्रोडक्ट को ही बनाने के लिए बनी है। आप पे एक ही रिएक्टेंट है और उसमें दो एंजाइम का आप यूज़ करो तो फेवरेबल प्रोडक्ट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेट अस से जैसे ए हम पे एक रिएक्टेंट है, एक हमने एंजाइम यूज़ करी E1, वो हमें बी प्रोडक्ट दे रहा है, और दूसरी एंजाइम यूज़ करी E2, वो हमें कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, सी प्रोडक्ट दे रहा है ना। तो अभी तक आपने ये पढ़ा, एंजाइम जिसे बायोकैटालिस्ट बोलते हैं, एक तरह के प्रोटीन होते हैं, जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसके रेट को ये ऑल्टर करता है। कैरेक्टरिस्टिक आपने देखी इसकी, पहली थी कि ये हाईली एफिशिएंट होता है नेचर में, मतलब इसका छोटा ही पोर्शन बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को पूरी तरीके से ऑल्टर उसका रेट कर सकता है। इसके बाद क्या है, हाईली एफिशिएंट ये कब होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर या प्रेशर में होती है। दूसरी बात, इनको एक ऑप्टिमम पीएच की ज़रूरत होती है। सबसे लास्ट बात हमने यहाँ पे करी कि जो एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है वो कुछ पॉइजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और पॉइजन का काम कौन करता है, सॉल्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइट कर सकता है, या अगर हम एंजाइम को यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर दे दें तब भी हो सकता है। ठीक है, ये अब एक इसमें लास्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी कि दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज a particular enzyme in a optimum conditions। अब ऑप्टिमम कंडीशंस आप समझ ही लेना, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम है, पीएच भी ऑप्टिमम है, प्रेशर भी ऑप्टिमम है। ठीक है, कैन कैटालाइज a particular reaction to give favorable product, to give favorable product। ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हमने, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज़ अ पर्टिकुलर एंजाइम
इन ऑप्टिमम कंडीशन कैन कैटेलाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन टू गिव अ फेवरेबल प्रोडक्ट। ठीक है, फेवरेबल या पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही आएगा, वो मैंने आपको समझा दिया। सेम ही रिएक्शन हो और दो अलग अलग एंजाइम हो तो वो अलग अलग प्रोडक्ट देंगी। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक होती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम शुगर लें C12H22O11 और इसमें एक अगर हम एंजाइम डाल दें इन्वर्टेज। ठीक है, C12H22O11 में इन्वर्टेज अगर हम एंजाइम डाल दें तो यार हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है। दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं, इससे पर्दा उठता है बायोमॉलिक्यूल में, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। ठीक है, तो इन्वर्टेज एंजाइम तो ये बनाती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और भी हैं बहुत सी, जैसे अगर हम इसमें से ग्लूकोज ही ले लें, अब एग्जांपल और ही देख लो। ग्लूकोज में हम अगर एक एंजाइम डाल दें, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा है जैसे ग्लूकोज ही ले लें C6H12O6 और उसमें एक अगर हम एक एंजाइम डाल दें जाइमेज, ये तो इन्वर्टेज थी, दूसरी एंजाइम है जाइमेज, तो इथेनॉल बनता है C2H5OH। तो आप समझ ही गए होंगे ग्लूकोज से इथेनॉल बनाना है। इथेनॉल कंजप्शन के लिए भी होता है, बहुत सारे कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है, तो ये यूज़ करेंगे। ठीक है, और 2CO2 निकाल देते हैं, 2 और 4 और 6, तो 2C2H5OH। ठीक है, चलिए और तीसरा एक और देख लो। अब अगर हम एक माल्टोज होती है, एक शुगर माल्टा होता है ना जैसे, उससे माल्टोज, तो माल्टेज एंजाइम होती है, वो क्या करती है, वो भी सीधा क्या करती है, इसको जो हमारी इन्वर्स शुगर है, ये जो हमारी सुक्रोज है, उसको अलग ही एक प्रोडक्ट में चेंज करेगी। ठीक है, ऐसा है। अब जैसे हम यूरिया ले लें, NH2CONH2, ये यूरिया होता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम एंजाइम यूरेज ही डाल दें, यूरिया में यूरेज एंजाइम डाल दें, तो ये बनाती है यार अमोनिया गैस, 2NH3, 2NH3 हो गया प्लस CO2। अब देखो बैलेंस हो रही है, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, बैलेंस हो रही है, नहीं हो रही। NH3, 2NH3, अच्छा तो इसमें कुछ करना पड़ेगा, ये तो हो नहीं रही बैलेंस, यहाँ वाटर लगा देते हैं, तो यूरेज एंजाइम ये रही। ठीक है, तो ऐसा आप लोग देख सकते हो, 3 तरह के यहाँ पे एग्जांपल हो गए। सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल इन्वर्टेज एंजाइम में दे रहा, अगर हम यहाँ कुछ और यूज़ करें, जैसे माल्टेज एंजाइम यूज़ करें तो कुछ और ही बनेगा। ऐसे अमोनिया कैसे बनेगा, अगर हम यूरिया में यूरेज एंजाइम डाल दें, ऐसे ग्लूकोज में जाइमेज एंजाइम डाले तो इथेनॉल बनता है सीधा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने देखा था प्रोमोटर एक चीज़ होती है जो कैटलिस्ट की क्या करती है, एफिशिएंसी को बढ़ाती है। ऐसे यहाँ पे होती है कोएंजाइम, तो उसे नोट में लिख लो, नोट में कि कोएंजाइम क्या होती है, कोएंजाइम। यार कोएंजाइम है एंजाइम किसके लिए, एंजाइम के लिए। जैसे प्रोमोटर्स क्या होते थे, कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट, मतलब वो कैटलिस्ट की भी एफिशिएंसी बढ़ा देते थे। कैटलिस्ट क्या खुद क्या करता है, रिएक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाता है, रिएक्शन को कम ज़्यादा कर देता है उसका रेट। ऐसे कोएंजाइम भी करते हैं, ये प्रोमोटर नहीं है, दीज आर प्रोमोटर्स फॉर एंजाइम। ये एंजाइम के लिए क्या है, प्रमोटर्स हैं, और दीज आर एंजाइम फॉर एंजाइम। एंजाइम फॉर एंजाइम, एंजाइम का काम क्या है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को और कैटेलाइज कर देना, तो ये भी वही करता है, एंजाइम के लिए एंजाइम है। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, जैसे आपके हो गए मेटल आयंस। मेटल आयंस क्या करते हैं, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देते हैं ये। ठीक है, तो दीज आर प्रोमोटर फॉर एंजाइम, एंजाइम फॉर एंजाइम, तो आप समझ ही गए होंगे, दे कैन इंक्रीज कैटालिटिक एक्टिविटी, they can increase catalytic activity of enzyme, ये चीज़ें। ठीक है, शाबाश। इसमें एक तो हमने ES मैकेनिज़्म देखा था, तो दोबारा आप मैकेनिज़्म फॉर एंजाइम देख लो वो करता कैसा है। ठीक है,
तो हम पे अब नई हेडिंग आएगी, मैकेनिज्म फॉर एंजाइम कैटालिसिस। मैकेनिज्म फॉर एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस के लिए क्या मैकेनिज्म है, तो वही वाला है जैसे ES वाला मैकेनिज्म देखा था ना आपने, एंजाइम सबस्ट्रेट वाला, तो वैसा ही है। तो मान लो आप कोई एंजाइम बना लो, कैसी भी एंजाइम बना लो, ठीक है, ये आपकी एंजाइम हो गई, ठीक है, और इसी से मिलती जुलती आप एक सबस्ट्रेट बनाओ, इसी से मिलती जुलती सबस्ट्रेट बनाओ, इसी की जैसे इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, है ना, ऐसे, है ना। मैंने ये सबस्ट्रेट बना दी, ये हमारी एंजाइम है और ये हमारी क्या है, सबस्ट्रेट है। और थोड़ा अलग दिखाने से तो सबस्ट्रेट में ऐसे बना लो, थोड़ा डिफरेंस तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। अब आपको पता है इन दोनों में क्या होगा, ES मैकेनिज्म होगा, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, वही हमको बनाने। ये एंजाइम में सबस्ट्रेट है, ये ES कॉम्प्लेक्स बना, और आपको पता है जब ये ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो एक तो इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी आता है, जो हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ा था, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ सिंपली ये एंजाइम दोबारा हमें दूसरी फॉर्म में मिल जाएगा, और अब जो निकलेगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट बना लेना दो, यह है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हो गए, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 प्रोडक्ट से भी काम चल जाएगा, 1 से भी चल जाएगा। बट ये मैकेनिज्म हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, किस का, एंजाइम का सबस्ट्रेट का, दोनों मिलके ES लिंकेज करते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं, ES कॉम्प्लेक्स, जो डिकम्पोज होकर हमें क्या देगा, एंजाइम देगा। ऑब्वियसली उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है, या हमें फिर उसके साथ प्रोडक्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसमें अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि जो हमारी एंजाइम होती है उसके सरफेस में कुछ कैविटीज़ होती हैं, कैविटीज़ मतलब फ्री वैलेंसी, जैसे हमने कैटलिस्ट में देखा था, तो वैसे ही यहाँ पे है। तो देयर आर, डायग्राम देख लेना, बना लेना, उसके बाद ये लिखना कि देयर आर सम कैविटीज़ इन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट या एंजाइम, ठीक है, देयर आर सम कैविटीज़ इन द सरफेस ऑफ एंजाइम, जिनकी एक रिमार्केबल या कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक शेप, कैरेक्टरिस्टिक शेप। और किसकी वजह से होती है आपको पता है, देखो शेप का तो चक्कर पहले भी हमने पढ़ा था, किसकी वजह से, फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है। तो एंजाइम में फंक्शनल ग्रुप होता है, यही काम होता है, ये हमने पहले भी देखा था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जब हम पढ़ रहे थे, ES मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तब भी, कि कुछ कैविटीज़ होती हैं जिनमें क्या होता है, कुछ एंजाइम होती हैं जिनमें कैविटीज़ होती हैं, हालांकि सारी एंजाइम में कैविटीज़ होती हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एंजाइम में कुछ कैविटीज़ होती हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है उन कैविटीज़ की, है ना। कैविटीज़ मतलब वही है जो आपने शेप बनाई ना, ये कैविटीज़ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब होता क्या है, आपको पता है सबस्ट्रेट को लालच देना पड़ता है, तो फंक्शनल ग्रुप के लालच में आ जाता है, इसके साथ बॉन्डिंग बना देता है, जो फिर डिकम्पोज होके, नहीं पहले बॉन्डिंग, चलिए तो मैं बोल रहा था कि जितनी भी एंजाइम होती हैं उनमें कुछ कैविटीज़ होती हैं, उन कैविटीज़ की एक पर्टिकुलर शेप होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा, ठीक है। आप पे कुछ और चीज़ है, जैसे ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो सकता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री शेप आपको समझ में आ रही है, इंटरलॉकिंग वाली। तो होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से सबस्ट्रेट को लालच आ जाता है और इसके साथ वो लिंकेज बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, डिकम्पोज होकर फिर वो प्रोडक्ट देता है। ये हमने पहले भी लिखा था, अब भी लिख लेते हैं। तो हैविंग कैरेक्टरिस्टिक शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नाउ द सबस्ट्रेट की कॉम्प्लीमेंट्री शेप होनी चाहिए, है ना। सबस्ट्रेट विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप, ऐसे सबस्ट्रेट जिनकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, शेप होती है, विल फिटिंग हो जाएगी इंटरलॉकिंग वाली, विल फिट विद एंजाइम्स, टू गिव एंजाइम सबस्ट्रेट complex which
decomposes which decomposes to give product which decomposes to give product and जो हमारी एंजाइम है वो रीजनरेट हो जाती है, एंजाइम विल बी रीजनरेटेड। ये चीज़ें है ना, तो हमने ये देखा ही था, अब हमने लिख भी दिया है कि एंजाइम के सरफेस में कुछ कैविटी होती है जिनकी एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है, किसकी वजह से, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। अब इसमें सबस्ट्रेट क्या होता है, जिनकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है वो फिट हो जाता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है जो डिकम्पोज होकर हमें प्रोडक्ट देगा और एंजाइम हमारी रीजनरेट हो जाएगी। अब ये शेप वाले फिनोमिना की सबसे प्रैक्टिकल जो एंजाइम होती है उसे हम बोलते हैं जियोलाइट या शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। जो शेप सिलेक्शन वाली कैटालिसिस होती है उसको हम जियोलाइट बोलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, एक्चुअली ये मेटल के ही कैटलिस्ट होते हैं जियोलाइट और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे गैसोलीन होता है, क्रूड ऑयल, उससे पेट्रोल बना देते हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब बहुत इनका इंडस्ट्रियल यूज़ है। तो हम बोलेंगे जियोलाइट्स, 1 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, लिख लेना जियोलाइट्स या शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, जियोलाइट या शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, ये हमारी हेडिंग है। तो ये पोरस स्ट्रक्चर या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना। इनका ना हनी कॉम के जैसे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है। तो उन पेड़ में वैसे उन जो पोर होते हैं जो है ना, जो मतलब आपकी कैविटीज़ होती हैं हनी कॉम वाली, उसमें क्या रहता है, नेक्टर रहता है, शहद रहता है। उस शहद के जगह आप लोग कंसिडर करो सबस्ट्रेट को, ठीक है। जो हनी कॉम स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या रहता है, जो उसका पोरस स्ट्रक्चर रहता है उसमें वो कप्स से बने रहते हैं ना, कैविटीज सी, नेक्टर, उसके अंदर क्या होता है, नेक्टर होता है। उन नेक्टर की जगह आप सबस्ट्रेट को कंपेयर करो, कंसीडर करो, तो आपको जियोलाइट समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल ऑक्साइड की कैटलिस्ट है, मैंने आपको बताया था इसमें मेटल होगा। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, these are the most important मेटल ऑक्साइड कैटलिस्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल की ऑक्साइड वाली कैटलिस्ट हैं मेटल ऑक्साइड कैटलिस्ट, और ये डिपेंड करती है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर पे, जो मैंने आपको बताया पोरस वाले, उसे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रेट होता है जियोलाइट का, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका एक विशेषता होती है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट ऑफ जियोलाइट्स इज़ द, आपको बताया मैंने कॉम्प्लीमेंट्री शेप फिटिंग होती है, जैसे अभी पढ़ा था वही चीज़ है, इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री शेप फिटिंग, कॉम्प्लीमेंट्री शेप फिटिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एक ट्रेट है, ठीक है, पहचान है, कॉम्प्लीमेंट्री शेप फिटिंग, ठीक है। जिसको एक और नाम बोल सकते हो आप कि ऐसा तो है नहीं कि सर्किल में मैं ट्राइंगल को घुसेड़ दूंगा, नहीं, जब तक सर्किल में ट्राइंगल जैसी कैविटी नहीं होगी तब तक ये अंदर आएगा नहीं। पैकमैन, ऐसा वाला पैकमैन होता है ना गेम, वैसी वाली चीज़ें है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री शेप फिटिंग या शेप सेलेक्टिविटी भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये खुद डिसाइड करता है कि मैं कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री शेप को सिलेक्ट करूँ। ऑब्वियसली इसके भी शेप पे डिपेंड करेगा वो, अगर इसकी शेप ऐसी होगी तो ये ऐसी को ही सिलेक्ट करना चाहेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल ऑक्साइड कैटलिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी होती है कॉम्प्लीमेंट्री शेप फिटिंग या शेप सेलेक्टिविटी, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब ये होता क्या है, जनरली हम इसे कैसे बनाते हैं, ये अपने ना मॉइस्चर जो है उसको लूज़ कर दें तो हमें इसे हीट करना पड़ेगा। हमें इसे बनाने के लिए इसका मॉइस्चर लूज़ कराना पड़ता है, उसके लिए इसे हीट करना पड़ेगा, और ऐसी हीटिंग होती है वैक्यूम में, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आप इसे रोस्टिंग या कैल्सिनेशन बिल्कुल मत समझना, ये कुछ और है, ठीक है। तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो हम ये लिख सकते हैं
कि दे आर heated in vacuum, they are heated in vacuum so that their water of hydration, जिस पानी ने इसे हाइड्रेट करा है वो लॉस्ट हो जाए। जैसे मधुमक्खी के छत्ते को ना से आप इवापोरेशन कर दो तो उससे पानी या नेक्टर हट जाएगा, ऐसे यहाँ पे करना है, ठीक है। so that their water of hydration is lost and they become porous पोरस क्या होता है? पोरस वो थोड़ी होती है जिसमें पानी है, पोरस वह है जिससे पानी जा सकता है या जिसमें पानी आने की तमन्ना है, वो पानी को सोखने की तमन्ना रखता है। तो पहले इससे पानी हटाना पड़ेगा तभी तो इसी नीड होगी, तो ये है, ठीक है। इनका यार हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो उसको भी इंट्रोड्यूस कराने। तो ये जो पोर्स है ना, इनमें क्या होगा, हनीकॉम्ब के जैसे होंगे, तो इनमें ही वो जो सबस्ट्रेट है वो फिट होगा, ठीक है। सबस्ट्रेट फिट होगा जो डिकम्पोज होने के बाद प्रोडक्ट देगा। तो ऐसे कुछ हमें लिखना है। तो इन दिस पोर्स, ये वाले जिसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन हट गई, लूज हो गई, तो इन दिस पोर्स द सबस्ट्रेट, पहले पोर्स जो हैं, इन दिस पोर्स विच रिजेंबल्स हनीकॉम्ब के जैसे दिखेंगे, ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसे, विच रिजेंबल्स हनीकॉम्ब, द सबस्ट्रेट gets fit to form complex and then decompose to give products। और फिर डिकम्पोज हो जाता है और हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। ये हमने थ्योरी पहले भी पढ़ी है, ठीक है। जनरली पोर्स का साइज़ पिकोमीटर में होता है। साइज ऑफ पोर्स लगभग आप एक अनुमानित 250 से 750, 250 से 750 पिकोमीटर आप मान सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। अब ये यूज़ किसके लिए करते हैं? तो यार इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एल्केन की क्रैकिंग। एल्केन से हम क्रूड ऑयल या पेट्रोल के डेरिवेटिव बनाते हैं ना, उसे हम क्लास 11th में क्या बोलते थे? क्रैकिंग ऑफ एल्केन। जैसे एन ब्यूटेन, एन हेप्टेन बनता था, यह है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है? एक तो ये यूज़ होता है एलिफेटिक को एरोमेटिक बनाने में, ठीक है, ओपन चेन को रिंग बनाने में, क्रैकिंग ऑफ एल्केन में यूज़ होता है, और पानी को सॉफ्ट करने में यूज़ होता है, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो एप्लीकेशन क्या है? एक तो है क्रैकिंग ऑफ एल्केन, एल्केन्स को क्रैक करने में, वाटर को सॉफ्ट करने में, वाटर को सॉफ्ट करने में, सॉफ्टनिंग, और दूसरा एरोमाटाइजेशन मतलब ओपन चेन को एरोमेटिक या रिंग वाले स्ट्रक्चर में बनाने में। अब ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो हेट्रोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक है, बट ये करता है, एरोमेटाइजेशन करता है, ठीक है। क्रैकिंग ऑफ एल्केन आपको पता है पेट्रोलियम डेरिवेटिव जैसे जेली बनती है, वैसलीन बनती है, उनके लिए वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हार्ड वाटर को, और एरोमेटाइजेशन इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ZSM5, एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया ZSM5, ठीक है, जियोलाइट होता है ना ये ZSM5। काम क्या होता है यार इसका? ये कन्वर्ट करता है सीधा अल्कोहल को, दारू को। आपने देखा है कि जैसे रशिया में दारू से भी, अल्कोहल से भी गाड़ी चलती है, तो ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल को किस में? सीधा गैसोलीन में। कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। एक बार ये बन गया आपका जियोलाइट, सीधा अल्कोहल में डालो और गैसोलीन या पेट्रोल इससे बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, समझ में आई? बहुत बढ़िया, क्लियर, शाबाश। तो देख लो क्या चीज़ है यार। सबसे इंपॉर्टेंट मेटल ऑक्साइड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप फिटिंग होती है, शेप सिलेक्टिविटी होती है। वैक्यूम में हीट करेंगे ताकि अपना पानी छोड़ दें, जिसकी वजह से अब इन्हें पानी लेने की तमन्ना है, पोरस बनने की तमन्ना है। हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर होता है वही ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। साइज़ देख लेना, एप्लीकेशन देख लेना, ठीक है, ये चीज़ें, शाबाश। तो जो जियोलाइट होता है उसका जनरल फार्मूला आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितना है। M है मेटल, Al एल्यूमिनियम है। ये कोई सा भी मेटल होगा पर अंदर एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिना,
और सिलिका जरूर होगा, ठीक है। AlO2, वैसे एलुमिना Al2O3 होता है, तो ये AlO2 है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोल दो, और सिलिका होता है। XY आपके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये वाटर है, ये मेटल है, ठीक है। N आपके पता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये भी मोल्स मत कहना। तो जनरल फार्मूला एक बार देख लेना फॉर कंपटीशन पर्पस, वैसे तो आता नहीं है बोर्ड में। चलिए अब कुछ जर्नल जो आपके मोस्ट यूज़ कैटलिस्ट होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, तो उनको देख लेते हैं। तो वो आप नोट डाल के लिख लेना, सम मोस्ट कॉमनली यूज इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, मोस्ट कॉमनली यूज, क्योंकि आप बहुत बार पढ़ते हो, आपको इनका स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है ना। तो मोस्ट कॉमनली यूज इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो बहुत सुने होंगे, जैसे आपने अभी एक देखा होगा, मैं पॉलीथीन पढ़ा था, तो मैंने बोला था जिगलर नेटा कैटलिस्ट होते हैं, तो वो देख लो पहला, जिगलर नेटा कैटलिस्ट। जिगलर नेटा कैटलिस्ट क्या होता है? जनरली टाइटेनियम का क्लोराइड होता है, TiCl4, ठीक है। ये मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, TiCl4 प्लस यहाँ पे ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम होता है, ये दोनों मिलके बनाते हैं जिगलर नेटा कैटलिस्ट। इसे मेमोराइज़ करना पड़ेगा, इसमें क्या 2 जोड़ो 2 घटाऊँ, आपको याद करना पड़ेगा। टाइटेनियम क्लोराइड है प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम है, ठीक है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम है, ठीक है। जिगलर नेटा कैटलिस्ट के बाद एक और आता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये लिंडलार्स वो नहीं है, वो कुछ और चीज़ थी, एक और होता है ना, लवोजियर जैसे आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके साथ एक और आते हैं, वो लिंडलॉल्ट है, ये लिंडलार्स है। वो लिंडलॉल्ट ने कुछ और चीज़ बताई थी, सबसे पहले आइंस्टीन से पहले उन्होंने ही बताया था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपने 50 ग्राम रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट आपको 30 ग्राम मिला, पर आपने ये देखा कि 50 ग्राम रिएक्टेंट जो था उसका टेम्परेचर तो कम था, पर जो प्रोडक्ट बना चाहे वो 30 ग्राम बना, पर उसमें कुछ हीट भी इवॉल्व हुई, तो मास 20 ग्राम जो था वो हीट में कन्वर्ट हो गया। वो लिंडलॉल्ट ने बताया था, ये लिंडलार्स कैटलिस्ट है, ठीक है। ये है, ये होता है पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये है। और तीसरा, पहला तो हो गया जिगलर नेटा कैटलिस्ट, टाइटेनियम क्लोराइड, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, फिर है लिंडलार्स कैटलिस्ट, पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट, और आप पे आखिरी जो होगा वो है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन सिंथेसिस भी आप आगे पढ़ोगे, अभी है विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या चीज़ होती है विल्किंसन कैटलिस्ट? तो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है फिनाइल फॉस्फाइन PHP होल थ्राइस। ये वैसे फिनाइल मतलब फॉस्फोरस फिनाइल है ना, PH3 के जैसा है ये, है ना। और यहाँ RH डालता है रदरफोर्डियम, और यहाँ क्लोरीन होता है, ठीक है, रदरफोर्डियम और क्लोरीन रदरफोर्डियम PH फिनाइल है, ये वाला ग्रुप फिनाइल ग्रुप होता है ना, ये C6H5, एक हाइड्रोजन का, या साथ में फॉस्फोरस लगा, होल थ्राइस है, रदरफोर्डियम है और क्लोरीन है, ठीक है। ये तीन जो है सबसे कॉमनली यूज़ इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट हैं, इन्हें याद रख लेना, जिगलर नेटा कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट। जस्ट यू हैव टू मेमोराइज द स्ट्रक्चर एंड विच इज़ कनेक्टेड टू होम, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन पर्पस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अदरवाइज दिस चैप्टर इज़ नॉट मोर देन 3 मार्क्स वर्थ, बट हु केयर्स। चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेस देखते हैं। सर हमारी आंखों में चमक आ गई जब आपने बोला, क्योंकि एक तो हमें पता है हेबर्स है, दूसरी हमें पता है कॉन्टैक्ट है, तीसरी हमें पता है ओसवाल्ड है। ओसवाल्ड होती है नाइट्रिक एसिड के लिए, कॉन्टैक्ट होती है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, और हेबर्स प्रोसेस अमोनिया के लिए होती है। वही है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस। हालांकि आपको P ब्लॉक में भी पढ़नी है यहाँ, पर यहाँ पढ़ के रखोगे तो कितना बढ़िया है, बार बार रिवीजन हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट करते हो आप, और कुछ ही नहीं। ये वाइट बोर्ड मेरा है, ठीक है। चलो दूसरा देखो, पहली है यार, आप देख सकते हो जैसे हेबर्स प्रोसेस LCP नहीं कराऊंगा मैं आपसे यहाँ, चिंता मत करो। ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको पता है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर होगा, ये आप सबको पता है। हेबर्स प्रोसेस होती है N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3 गैसेस फॉर्म में होता है,
H2 भी गैसेस फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन भी गैसेस फॉर्म में होता है, फेरस और मॉलिब्डेनम डालते हैं। मॉलिब्डेनम यहाँ प्रमोटर होता है, फेरस यहाँ कैटेलिस्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर भाड़ में जाए, ये सही है ना, प्रोमोटर और कैटेलिस्ट। और इसके बाद आपको पता है इससे मेनली हम ये बनाना चाह रहे हैं अमोनिया। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया करना चाह रहे हैं। रिवर्स प्रोसेस इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद जैसे ओसवाल्ड प्रोसेस है, क्योंकि कॉन्टैक्ट बड़ी है, उसमें ओलियम भी बनता है ना, H2H2O7। तो पहले कॉन्टैक्ट प्रोसेस के पहले ओसवाल्ड प्रोसेस देख लो। ओसवाल्ड प्रोसेस ये किसके लिए यूज़ करते हैं? तो ओसवाल्ड प्रोसेस हमारी मेनली यूज़ होती है मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। ओसवाल्ड प्रोसेस उसके लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए, नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चर के लिए हम ओसवाल्ड प्रोसेस यूज़ करते हैं। मार्कर काम नहीं कर रहा है यार। तो जनरली इसमें क्या होता है, स्टेप्स में होती है। स्टेप 1 4NH3 लेते हैं, 5O2 लेते हैं, गैसेज ही हैं दोनों। ठीक है, 4NH3 5O2, पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा 4NO 4N और O, यहाँ से 4 O ले लिए, 10 थे, 6 बचे और ये 3 है, नहीं ये 12 है, तो 6H2O। ठीक है, अब बैलेंस होगी, देखो हाइड्रोजन 12 हो गई बैलेंस। ठीक है, सभी गैसेस फॉर्म में। ठीक है, सारे के सारे गैसेस हैं, तो नीचे आप हर एक के नीचे गैसेस लिख देना है, ऐसे गैस 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 गैस, ये लिख देना है ना। इसके बाद स्टेप 2, इसके बाद NO लेंगे। ठीक है, और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, तो NO + O2 दोबारा धीरे धीरे बनती है ना ये, इसमें वो भी देखना पड़ता है कि कितनी इम्प्योरिटीज़ बन रही है ना। तो NO हो गया, O2 हो गया, सबसे पहले NO2 बनेगा, 2NO2, ये भी गैस होगा, ये भी गैस है, ये भी आपका गैस है। बैलेंस करेंगे, 2NO + O2 गिव्स अस 2NO2। ठीक है, अब स्टेप 3, ये जो हमारा NO2 बना, इसे फाइनली अब हम किस में रिएक्ट कराएंगे? वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और HNO3 बनाएंगे। हालांकि ऑक्सीजन भी आएगी, ऑक्सीजन को हम हटा नहीं सकते, तो 2NO2, वाटर लेंगे, O2 लेंगे और HNO3 बनाएंगे। अब मैंने तो हमेशा याद रखा है 4HNO3 आता है यहाँ से, HNO3 लिक्विड फॉर्म में आएगा, बाकी सारी ये गैसेस, ये लिक्विड, ये गैसेस फॉर्म में होगी। दिख रहा है आप लोगों को, गैसेस लिक्विड और गैसेस फॉर्म में होगी। बैलेंस करो इसे, 2NO2 है, वहाँ 4 है, 4HNO3 है ना, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4NO2 लगा देंगे 2 की जगह। 4 नाइट्रोजन हो गए, वाटर कितने हैं? 4 हैं, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो अब 4 बन जाएंगे, 2H2O 4NO2। ऑक्सीजन कितने हुए? 8 9 10 11 12 हो गया, बैलेंस हो ही गया। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे कैटेलिस्ट क्या लेते हैं? तो यहाँ पे लेते हैं एस्बेस्टोस, बताए थे ना मैंने आपको एस्बेस्टोस क्या होता है, हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है वो, और उसको प्लेटिनाइज करते हैं। तो यहाँ पे कैटेलिस्ट, जब आपने ये देख लिया, ठीक से देख लो, मैं मिटाने वाला हूँ। चलिए, तो यहाँ पे जो हम कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं वो होता है प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस लगभग चूने और सीमेंट के जैसा ही होता है, बट बहुत हानिकारक होता है, उससे बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको बैन करने की भी मांग 2017 से हो ही रही है। एस्बेस्टोस अंदर जाता है, अर्थराइटिस, ब्रोंचिटिस, ऐसी चीज़ें करता है, दमा, अस्थमा, ये चीज़ें करता है। तो कैटेलिस्ट यहाँ लेते हैं प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस, प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस, ये लेते हैं, है ना। आप नेट है, गूगल से एस्बेस्टोस का टेक्सचर देख लेना, ये चीज़ें है ना। चलिए, तीसरी आप पे इम्पॉर्टेंट होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और आपको पता है उसमें वैनेडियम पेंटॉक्साइड लेते हैं। जनरली हम इस चीज़ से भी पर्दा उठाएंगे कि ये डी ब्लॉक वाले ही क्यों जनरली कैटेलिस्ट होते हैं, जैसे आयरन हो गया, वैनेडियम हो गया, ऐसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, जिंक को तो लेंगे नहीं, ठीक है, तो इन सबको ही क्यों लेते हैं, क्रोमियम हो गया, इन सबको। चलो, तो थर्ड हमारी होगी, अब होगी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहली वाली ओसवाल्ड थी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और इसमें हम मैन्युफैक्चर करते हैं क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
H2SO4 लिक्विड फॉर्म में होगा। सेकंड स्टेप तो आपको पता है, थर्ड स्टेप में तो H2SO4 ही बनेगा, सेकंड में ओलियम बनता है। हालांकि बीच में भी H2SO4 बनता है पर वो इतनी प्योर फॉर्म में नहीं होता है, 2-3% होता है। 98% चाहिए आपको, तो आपको ओलियम को दोबारा कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे। अभी तो फ्लो के साथ चलो। तो जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड ले ली, पहला स्टेप है स्टेप 1, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। ठीक है, सभी गैसेस फॉर्म में होंगी, ये भी गैस होगा, ये भी गैस होगा, ये भी गैस होगा। 2SO2 + O2 गिव्स अस 2SO3, गैसेस फॉर्म में आ गया। स्टेप 2, अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड आया इसको हम फर्दर रिएक्ट कराएंगे यार, किसके साथ? H2SO4 के साथ ही। कभी तो बना होगा ना H2SO4, ऐसा थोड़ी है कि सर पहली बार कैसे बना। अरे पहली बार तो नेचुरल मिला होगा, H2SO4 मिनरल एसिड है ना, HCl के जैसे नेचुरल मिला होगा, उसके बाद हमने कमर्शियली बनाया होगा। तो मान लो ये पहली बार किसी इंसान को मिला और वो बनाने की कोशिश कर रहा है, ये पहला H2SO4 का स्पेसिमेन है, मान लो। ऐसे तो मानते नहीं हो तुम। और ओलियम बनाएगा यार इससे, H2H2O7 ओलियम है ये, ठीक है। H2H2O7, इनके हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे। लुईस डॉट ओलियम है, लिक्विड फॉर्म में होगा। H2SO4 भी लिक्विड फॉर्म में होगा। SO3 गैसेस फॉर्म में होगी। बैलेंस करेंगे, सल्फ़र 2 चाहिए, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन 2, ठीक है। सल्फ़र 2, एक यहाँ पे भी है 3, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अगर H2 तो मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, SO3 1 और 2, अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, 7 और 6 14। अगर यहाँ 2 लगा दूँ, O2 H2H2O7 2SO3 H2SO4 gives us क्या ये पहले से बैलेंस है? अगर हम कुछ ना लगाएं, 2 ना लगाएं, तो देखते हैं बैलेंस है। S और S 2S H 2 O 7 3 और 4 7, तो करनी नहीं थी, ज़्यादा सोचना भी खतरनाक होता है। ऐसे हो गया। अब ये ओलियम है H2H2O7। अब क्या करना है आपको यार? H2SO4 चाहिए, फाइनली H2SO4 चाहिए लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा। तो कितने हमें और चाहिए? H2SO4, तो क्या डालें? 2 टाइम्स बन जाइए, ऐसा कुछ डालना पड़ेगा। H2H2O7 H2SO4, अगर मैं 1 वाटर डाल दूँ मॉलिक्यूल, आपको ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग आ जाएगी, गाने याद करते हो वैसे ही, ठीक है। लिरिक्स, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, 2 लगा देता हूँ। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, 4 है। सल्फ़र 2, ऑक्सीजन 8, 7 और 1 8, तो हो गई बैलेंस। और ये आपका 98% प्योर बनेगा। बात करते हैं कैटेलिस्ट कौन यूज़ करते हैं, तो V2O5 कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं एज अ कैटेलिस्ट, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, उससे काम चल जाता है, ठीक है। ये तो ये हमारी कॉन्टैक्ट प्रोसेस थी, पी ब्लॉक में वैसे भी पढ़नी है, पर अभी भी पढ़ लिया तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। शाबाश बच्चों। अब हम पे बहुत तरह के सोल्यूशन होते हैं, आपने सोल्यूशन तो पता है बाइनरी सोल्यूशन होते हैं, पर मैं आपसे बोलूँ सोल्यूशन और भी तरह का हो सकता है। जैसे आपने चीनी का पानी देखा है, दूध देखा है, घी देखा है, तो इन सब में कोई कोई सोल्यूशन ऐसे हैं जिसमें आपको 2 कंपोनेंट अलग अलग दिखते हैं। आप बचपन में पढ़ चुके हो, हाइड्रोजीनस होमोजीनस सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन, उन्हीं की मैं बात करना चाह रहा हूँ, है ना। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें एक ही कंटिन्यूस फ्लो होता है, 2 लेयर दिखती नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे गर्म पानी में ऑयल मिला दिया तो पहले तो वो मिले रहेंगे फिर अलग हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे। तो हम उससे पहले कोलाइड, क्रिस्टलाइड और आपके सस्पेंशन के बारे में डील कर लेते हैं। क्या चीज़ होती है कोलोइड्स? कोलोइड्स का सबसे इजी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे आपको इजी, जैसे ठंडे पानी की बोतल होती है, आप उसे बाहर निकालो तो बोतल के बाहर पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स जमा होनी शुरू हो जाती है। जो बोतल होती है पानी की, उसे बाहर निकालो तो ड्यू टू डीफ्रॉस्टिंग उसमें क्या हो जाती है, बाहर बाहर पानी की छोटी छोटी बूंद क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, वो कोलाइडल फॉर्म के जैसी है। दूध भी कोलाइड होता है, ऐसी बात नहीं। कोलाइड हो गया। क्रिस्टलाइड्स देखेंगे, एक क्रिस्टल होंगे, जैसे क्रिस्टल वाली फॉर्म होती है यार, स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, ये स्टार्च के भी क्रिस्टल होते हैं ना, आलू में ध्यान से देखना, उसका टेक्सचर क्रिस्टल वाला होता है। और फिर सस्पेंशन, ये हमारी नेक्स्ट चीज़ होगी। कोलाइड्स, क्रिस्टलाइड्स और सस्पेंशन, इनके बारे में हमें डील करना है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे पैमाना क्या लेंगे, पैरामीटर क्या लेंगे, जिनसे इन्हें बात करेंगे। तीनों ही ना एक जैसे दिखते हैं अगर आप नेकेड आई से देखोगे। स्टार्च का सोल्यूशन भी वैसे दिखेगा, सस्पेंशन जैसे दूध होता है उसका भी वैसे दिखेगा, और कोलाइड होते हैं जैसे यूरिया या शुगर, उनका भी एक जैसे दिखेगा। तो हम कुछ पैरामीटर यूज़ करेंगे। एक तो हम करेंगे एनिमल की मेम्ब्रेन यूज़, एनिमल की मेम्ब्रेन से हम इन्हें पास कराएंगे, और एक करेंगे फ़िल्टर पेपर यूज़। तो यार ये क्या होते हैं, कोलाइड ये दोनों से पास हो जाते हैं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनिमल की मेम्ब्रेन, एनिमल की जो खाल होगी परत, उससे भी पास हो जाएंगे और फ़िल्टर पेपर से भी पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कोलाइड्स आर द सब्सटेंस, कोलाइड्स आर द सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिसका सॉल्यूशन, हुज सॉल्यूशन कैन पास through, colloids are the substances whose solution can pass through filter paper। फिल्टर पेपर आप घर में भी बना सकते हो, टिश्यू पेपर से ऐसी कोई बात नहीं। वैसे फ़िल्टर पेपर कुछ और ही चीज़ होती है। फ़िल्टर पेपर में हम वैक्स भी लगाते हैं तो वो पार्चमेंट पेपर अच्छा वाला अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन जाता है। तो आर द सब्सटेंसेस हुज सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन। फ़िल्टर पेपर से भी पास करा है, ये पहला पैरामीटर है, और दूसरा है एनिमल मेम्ब्रेन से भी क्या कर जाए, पास कर जाए, तो उसे बोलते हैं कोलाइड। ठीक है, इससे सब्सटेंस दोनों से पास कर जाते हैं, फ़िल्टर पेपर से भी, एनिमल मेम्ब्रेन से भी। एग्जांपल है जैसे यूरिया का जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसका, उर्वरक, खाद, और शुगर, टेबल शुगर जो होती है, यूरिया और शुगर, इनसे। ठीक है, क्रिस्टलाइड अब आप समझते हो क्रिस्टल वाली फॉर्म है, एनिमल की मेम्ब्रेन से पास नहीं करेगी। एनिमल की मेम्ब्रेन का जो पोरस स्ट्रक्चर वो और महीन होता है, और आप बोल सकते हो और कंस्ट्रेंट होता है, और पतला होता है, और थिन होता है, और कम गैप होता है एज़ कम्पेरिजन टू फिल्टर पेपर, और कंजस्टेड होता है। ये है, तो क्रिस्टलाइड ऐसे सब्सटेंसेस हैं, आर द सब्सटेंसेस whose solution can only, सिर्फ passes through। ये याद रखना है यार, आपको इसमें कन्फ्यूज़न होता है। अब इसको ये थोड़ी लिख दोगे, आपका कन्फ्यूज़न यही होगा कि पास किस में होगा और किस में नहीं होगा। तो पास थ्रू फिल्टर पेपर से तो पास हो जाता है, एंड नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता, नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। फ़िल्टर पेपर से तो पास हो जाएगा, एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा। जैसे यार इसका एग्जांपल होता है स्टार्च का जो सॉल्यूशन होगा, जैसे आलू को उबाला तो स्टार्च बना, है ना, आलू को उबाला, फिर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला दिया, और तो आलू अलग कर दिया, गूदा, और जो बचा वो स्टार्च होता है। तो स्टार्च फ़िल्टर पेपर से पास हो जाएगा, एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही एक एग्जांपल होता है जिलेटिन आपको पता ही है, आइसक्रीम में स्टेबलाइजिंग एजेंट के जैसे यूज़ करते हैं। नमक तो ऐसे रखते हैं, गले ना, वो मैं स्टेबल की बात कर रहा हूँ, गलने की। ठीक है, गलने की नहीं कर रहा है, स्टेबल की कर रहा हूँ। तो क्रिस्टलाइड ऐसे सब्सटेंस है जिसके सॉल्यूशन सिर्फ फिल्टर पेपर से पास करेंगे, एंड नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। और ये दोनों से ही नहीं पास करते सस्पेंशन, ना फिल्टर पेपर से ना एनिमल मेम्ब्रेन से। ठीक है, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे मिल्क, ऐसी चीज़ें। तो आर द सब्सटेंसेस, सस्पेंशन आर द सब्सटेंसेस हुज सॉल्यूशन कैन, SOLN के सॉल्यूशन कैन नेदर पास थ्रू, आर द सब्सटेंसेस हुज सॉल्यूशन कैन नेदर पास थ्रू फिल्टर पेपर नॉर एनिमल मेम्ब्रेन। ना फिल्टर पेपर से पास करते हैं, ना एनिमल मेम्ब्रेन से। एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन हो जाता है जैसे, ठीक है, वो भी पास नहीं करता। क्लियर है, शाबाश। तो क्रिस्टलाइड और सस्पेंशन का हमारा साथ यहीं तक का था। अब हम कोलाइड की बात करेंगे। यार कोलाइड क्या चीज़ होती है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जैसे अभी आपने मेरे साथ सॉल्यूशन समझा था, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट कम क्वांटिटी में, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में। जैसे नमक का पानी
नमक उसमें सॉल्यूट होगा, पानी उसमें सॉल्वेंट होगा। ऐसे आपने एड्जॉर्प्शन समझा था, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट जिसमें चिपकाना है, एड्जॉर्बेट जिसको चिपकाना है। तो कोलाइड भी ऐसी चीज़ों से बना है जिसमें एक चीज़ है डिस्पर्स फेज़ और दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। मीडियम बड़ा होता है, फेज़ कम होता है। फेज़ कम क्वांटिटी में होता है, मीडियम ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जनरली ये दो फेज़ हैं, दो स्टेट है जिनको हमें मिलाना है और एक नई तरीके की चीज़ बनानी है जिसे कोलाइड बोलते हैं। जैसे फैट और पानी को मिलाते हैं तो दूध बनता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। दो कलर्ड मार्बल्स को मिलाओ तो आपका जैम बनता है। ऐसी जेली हो गई, मिल्क हो गया, बटर हो गया, फोम हो गया, स्पंज हो गया, ये सारी चीज़ें कोलाइड के अंदर आती है। तो हमें पढ़ना है कोलोइड्स। कोलोइड्स या कोलाइट, जो भी आपको बोलना है। तो ये एक तरह का आपको ऊपर ही पता चल गया था ये क्या चीज़ है, एक तरह का डिस्पर्जन है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, हमने कुछ गलत तो नहीं करता, पहले कोलाइट तो नहीं लिखा था।